हुआ, हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप का भाई एक तरह से है ना प्रादुर्भाव हुआ, अर्धनारीश्वर वगैरह का कंसेप्ट रहा और गुप्त काल में किस प्रकार से मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ, यही सब चीजें पढ़ेंगे और इसके साथ ही चैप्टर को आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले किसकी भैया, हम बात करेंगे सबसे पहले आज स्कंदगुप्त की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, स्कंदगुप्त की बात हो रही है। स्कंदगुप्त की अगर बात करें, स्कंदगुप्त, ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको शुरू में गुप्त शासक मतलब गुप्त शासकों में अंतिम शासक है जिसके समय में थोड़ा बहुत है ना, गुप्त वंश का ये अंतिम ऐसा शासक है जिसके समय में ऐतिहासिक महत्व की कुछ चीजें हुई। ठीक है, बात समझ रहे हैं भाई, अंतिम प्रतापी गुप्त शासक का मतलब ये अंतिम गुप्त शासक है जिसके समय में ऐतिहासिक महत्व की कुछ चीजें हुई। तो मतलब कह सकते हैं कि लास्ट मैजेस्टिक शासक है। इसे अगर हम इसके टाइटल की बात करें, अगर इसकी उपाधि की बात करें, इसकी उपाधि है जो काफी फेमस है। ठीक है, इसकी उपाधि है जो काफी फेमस है। और क्या है ये उपाधि, तो ये उपाधि है भैया शक्रादित्य की। क्या उपाधि है, शक्रादित्य की उपाधि, शक्रादित्य। ठीक है, इसने अपने आप को क्या कहा, शक्रादित्य कहा। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, शक्रादित्य। ठीक है, शक्रादित्य इसकी उपाधि है। क्या उपाधि है, शक्रादित्य इसकी उपाधि है। ठीक, तो ये भी दिमाग में होना चाहिए क्या भैया, शक्रादित्य। ठीक है, 455 से 467 तक इसने शासन किया था। ठीक है, कब से कब तक भैया, 455 से 467 ईसा पूर्व तक ईस्वी है इसका। ठीक है, एडी है मतलब। ठीक है, एडी है जो इसका शासन काल है, जो इसका टाइम पीरियड है। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है क्या, हुणों का आक्रमण। ठीक है, हुण आक्रमण की शुरुआत। ठीक है, हुण आक्रमण शुरू हुआ। ठीक है, हुण आक्रमण शुरू हुआ। ठीक है, तो हुण आक्रमण यहाँ पर क्या हुआ, शुरू हुआ है। तो ये इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, हुन्स इन्वेजन। ठीक है, हुन्स इन्वेजन। ठीक है, हुणों का आक्रमण। ठीक है, बिल्कुल हाँ, गुप्त वंश का अंतिम शासक हमने बताया था कि या तो ऑप्शन में भानुगुप्त देगा या विष्णुगुप्त देगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ इसीलिए क्या लिखा है, अंतिम प्रतापी गुप्त शासक, मतलब गुप्त वंश के जो ऐतिहासिक शासक है उनमें से ये अंतिम ऐतिहासिक शासक है। इसके बाद जो शासक हुए, इसके बाद भी गुप्त शासक हुए, लेकिन उनका ऐतिहासिक रूप से महत्व नहीं है, इसलिए इसको अंतिम प्रतापी शासक कहा जा रहा है। ठीक है ना, अरे हुण आक्रमण शुरू हुआ। ठीक है, और इसके समय में जो हुण आक्रमण हुआ तो इसने हुणों को हराया भी। ठीक है ना, इसने क्या किया भैया, फिर हुणों को हराया भी। ठीक है, हुणों को हराया। ठीक है, हुणों को हराया। ठीक है ना, ठीक है, हुणों को हराया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफीटेड हुन्स। ठीक है ना, डिफीट से मिलती है। हुण आक्रमण की जानकारी के बारे में आगे हम डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ एक चीज देखिएगा, वो ये है कि भाई याद करिए कि जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। जब मौर्य वंश बनाया था तो इसे बताया था सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। ठीक है, और सुदर्शन झील ठीक है का पुनरुद्धार का मतलब हो गया रेनोवेशन। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, जब हमने मौर्य एम्पायर पढ़ाया था, ठीक है, जब हमने मौर्य एम्पायर पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि भैया मौर्य एम्पायर के टाइम पर ठीक है एक सुदर्शन झील बनाई गई थी। कहां पर, गुजरात के गिरनार पर्वत पर। गुजरात में एक गिरनार माउंटेन है, गिरनार हिल्स है कह लीजिए, उस गिरनार हिल्स के ऊपर एक सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। वहां से अशोक ने नहर है ना अर्थात कैनाल निकलवाई थी और आगे चलकर इसका जो रेनोवेशन का काम है, इसका मरम्मत का काम है, वो स्कंदगुप्त ने और है ना आपके क्या नाम था, शक वंश का प्रतापी शासक रुद्रदमन ने करवाया। ठीक है ना, तो भैया दो ऐसे शासक हैं इंडियन हिस्ट्री में जिन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार अर्थात रेनोवेशन कराया है और इस बात की जानकारी प्रॉपर जूनागढ़ अभिलेख में लिखी है, जो पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, जो पहले ही पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, तो फिर से उसको पढ़ाने बताने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है ना, तो ये बात का ध्यान रखना है भैया, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके समय में जो सौराष्ट्र प्रांत हुआ करता था, ठीक है, कौन सा प्रांत, सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर, ठीक है, कौन था, सौराष्ट्र प्रांत। ठीक है, सौराष्ट्र का मतलब आज जहां पर गुजरात में हुआ करता था, सौराष्ट्र प्रांत का। ठीक है, जो राज्यपाल था इसके समय में कौन था, सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल इसके समय में कौन था। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि गवर्नर था कौन था, वर्णदत्त। ठीक है, वर्णदत्त। ठीक है, वर्णदत्त। ठीक है, अच्छा अब इसको जरा समझ लीजिए। ठीक है, स्कंदगुप्त की कहानी हो चुकी है। ठीक है ना, हाँ जी, इस बात को समझने का प्रयास करें। अच्छा भैया, ठीक है, जरा समझिएगा इस चीज को। चलिए देखते हैं, हमने कहा कि स्कंदगुप्त की बात हो रही है। देखो भैया स्कंदगुप्त, ठीक है, गुप्त एम्पायर के इस एम्पायर के इस साम्राज्य के इस डायनेस्टी के जितने भी शासक हुए उनमें से ये ऐसा अंतिम शासक है जिसे ऐतिहासिक माना जा सकता है, हिस्टोरिक माना जा सकता है। ठीक है, हिस्टोरिक मानने का मतलब ये है कि भैया ये जैसे बात लिखी ना अंतिम प्रतापी शासक मतलब लास्ट मैजेस्टिक गुप्त रूलर, मतलब स्कंदगुप्त के बाद जितने भी शासक हुए गुप्त वंश में वो ऐतिहासिक रूप से ठीक है कुछ ऐसा उन्होंने योगदान नहीं दिया जिसके बारे में हम लिखे पढ़े। ठीक है, तो इस वजह से इनको अंतिम प्रतापी गुप्त शासक कह रहे हैं। ठीक है ना, अब उपाधि हमने का टाइटल या उपाधि शक्रादित्य है इनकी। हुणों का आक्रमण इनके समय में, स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण ठीक है शुरू हुआ और ये हुण आक्रमण गुप्त वंश के पतन का कारण बना। ठीक है, ये गुप्त वंश के पतन का कारण बना। ठीक है ना, अच्छा इसी प्रकार से हुणों का आक्रमण, हालांकि स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ तो इसने हुणों को हरा दिया। स्कंदगुप्त के टाइम पर हुण कुछ नहीं बिगाड़ पाए इस एम्पायर का, लेकिन स्कंदगुप्त के मरने के बाद इसके बाद जो शासक हुए ठीक है वो नहीं मतलब संभाल पाए चीजों को। ठीक है, और इसने सुदर्शन झील का भी पुनरुद्धार अर्थात रेनोवेशन कराया और ये जो सुदर्शन झील थी ये कहां पर स्थित थी, सुदर्शन झील जो है ये हुआ करती थी गुजरात में। गुजरात का मतलब समझ, गुजरात का मतलब सौराष्ट्र प्रांत ही होता है। गुजरात का मतलब क्या हुआ, गुजरात का मतलब सौराष्ट्र ही हुआ। ठीक है, सौराष्ट्र क्या, सौराष्ट्र गुजरात में तो पड़ता है, सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है और इस सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल कौन था, वर्णदत्त था। इसका मतलब स्कंदगुप्त के आदेश पर यह कार्य वर्णदत्त ने कराया। ठीक है, ये बात होगी स्कंदगुप्त की। अब स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ है तो हम अब हुणों के आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हुण आक्रमण के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, हुण आक्रमण। ठीक है, अब ये जो हुण आक्रमण है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी पॉइंट्स नोट कर लिखेंगे है ना, इनको आप एक पॉइंट को याद करेंगे। हुन्स इन्वेजन। ठीक है, हुन्स इन्वेजन, तो हुन्स इन्वेजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो वास्तविकता ये है कि हुण बहुत सारी थी, हुण बहुत सारी थी, अलग-अलग ब्रांचेस थी। ठीक है ना, अच्छा ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है भैया कृष्ण बाबू, ध्यान दीजिए। हुण आक्रमण की बात कर रहे हैं हम, तो हुण आक्रमण में पहली बात तो ये कहां से थे, है ना, इनका ओरिजिन क्या था, ये कहां से बिलोंग करते थे भैया। ठीक है, तो भैया मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है ना, मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहां के भैया, ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे, बड़े खतरनाक थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है ना, हाँ जी, बिलोंग्स टू कह सकते हैं क्या भैया, बिलोंग गुप्त के समय में। ठीक है, आक्रमण शुरू हुआ, भारत पर आक्रमण शुरू हुआ है ना, स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण शुरू किया इन्होंने। ठीक है, हाँ जी, स्टार्टेड हुन्स इन्वेजन, हुन्स इन्वेजन ऑफ स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण शुरू हुआ। ठीक है, पहला आक्रमणकारी कौन था, फर्स्ट पहला आक्रमणकारी, तो पहला हुण आक्रमणकारी कौन था, पहला हुण आक्रमणकारी कौन हुआ। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट इन्वेडर। ठीक है, पहला आक्रमणकारी कौन था, मतलब पहला है ना इन्वेजन किसका हुआ, तो फर्स्ट इन्वेडर की बात करें। ठीक है ना, हाँ फर्स्ट इन्वेजन की बात करें। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आप देखेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे
पहला सफल गुण आक्रमण किसने किया था? पहला सफल गुण आक्रमण किसने किया? ठीक है, पहला सफल गुण आक्रमण किसने किया? मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट सक्सेसफुल, ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल हुन्स, ठीक है, इन्वेजन, ठीक है, किसके टाइम पर, मतलब किसने किया है, ठीक है। और मैजेस्टिक रूलर, ठीक है, हुन वंश में सबसे मैजेस्टिक रूलर कौन हुआ? ठीक है, मैजेस्टिक रूलर कौन हुआ? खतरनाक भी था ये बहुत, ठीक है, मतलब प्रतापी शासक, ठीक है। हुन में सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? हुन में सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? हुन में सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? ठीक है। और ये जो हुन आक्रमण है, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? जानकारी का स्रोत, ठीक है, जानकारी का स्रोत। तो इनकी जानकारी का स्रोत क्या है? मतलब कह सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन देख लिया, ठीक है भाई, ठीक, चलिए तो देख लिया जाए। अब इसमें है क्या कि पहला आक्रमणकारी की बात करेंगे तो पहला आक्रमणकारी कौन हुआ? खुशनवाज हुआ। कौन हुआ भैया? पहला आक्रमणकारी की बात करें तो कौन हुआ? खुशनवाज, ठीक है, खुशनवाज, ठीक है, बिल्कुल याद रखना इसको, खुशनवाज, ठीक है। हालांकि इसे खुशी से नवाजा नहीं गया, ठीक है ना, अरे हालांकि इसको खुश, इसका नाम खुशनवाज है, खुशी से इसको नवाजा नहीं गया, ठीक है। हाँ, मतलब हार हुई इसकी, जीत नहीं, हार हुई इसकी, जीत नहीं, ठीक है। पहला सफल हुन आक्रमण किसने किया था? ये किया था तोरमाड़। इसका नाम ही है तोरमाड़, ऐसा लगता है तोड़ फाड़ डाला हुआ है, ठीक है, तोरमाड़, ठीक है, तोरमाड़, ठीक है, तोरमाड़, ठीक है। भारत में जो, भारत में मुख्य रूप से हुनों के द्वारा जो छोटा सा एम्पायर एस्टैब्लिश किया गया था, वो तोरमाड़ ने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है ना। हाँ जी। और इस वंश का प्रतापी शासक या मैजेस्टिक रूलर कौन है? मिहिरकुल, बहुत खतरनाक था, मिहिरकुल, ठीक है, मिहिरकुल, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिए, मिहिरकुल, ठीक है, मिहिरकुल इसका नाम है, ठीक है। और जहां तक इसका सवाल है तो इसमें आप देखेंगे एक मिलेगा आपको भीतरी, भीतरी अभिलेख, ठीक है, मतलब इसका नाम ही है भीतरी अभिलेख, मतलब एक अभिलेख है जो भीतरी नाम की जगह पर है, ठीक है, एक अभिलेख है जो भीतरी नाम की जगह पर है, भीतरी इंस्क्रिप्शन, भीतरी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, भीतरी इंस्क्रिप्शन। और एक इसी प्रकार से है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से भी याद रखिए, जूनागढ़ अभिलेख को आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, पहली बार नहीं सुना है, पहले भी आपको बताया, ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसमें है क्या कि भाई जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करें अगर, तो अरे ये तो अगर भीतरी अभिलेख जो है ये गाजीपुर है, कहां पर है ये? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है भैया। तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। और ये भैया मिल जाएगा गुजरात, ठीक है, कहां पर मिलेगा ये? गुजरात, ठीक है, गुजरात। तो ऐसे याद करना है फिलहाल, ठीक है, इसको ऐसे ही समझ लीजिए, इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि क्या है कि हुन आक्रमण की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, हमने कहा कि हुन आक्रमण, ठीक है, हुन आक्रमण क्या है भाई? हुन आक्रमण हमने कहा कि मध्य एशिया के रहने वाले थे, कहां के? मध्य एशिया के, सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। मध्य एशिया के इन आक्रमणकारियों ने स्कंदगुप्त के समय में भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। पहला आक्रमण खुशनवाज का हुआ, लेकिन ये हार गया, जीता नहीं, तो मतलब ये असफल हुन आक्रमण था। पहला जो सफल सक्सेसफुल हुन आक्रमण हुआ वो तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ, इसने भारत के, ठीक है, कुछ क्षेत्रों को, ठीक है, कब्जा करके यहां पर अपना हुन एम्पायर एस्टैब्लिश किया, जिसे आगे चलकर मिहिरकुल ने बहुत आगे तक बढ़ाया, ठीक है ना, हाँ भैया, ठीक है। और इसी प्रकार से जानकारी के स्रोत की अगर हम बात करते हैं, जानकारी के स्रोत की बात करते हैं तो जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में स्थित है, और भीतरी अभिलेख, ये दोनों अभिलेख है जिसमें ये जानकारी मिलती है कि हुनों का आक्रमण भारत पर हुआ था, ठीक है, एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है ना, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हुनों को मलिच कहा गया है, और हुनों को मलिच इसलिए कहा गया है, मलिच, मलिच जैसे पता है गांव में बड़ा मलिच है यार, ठीक है, तो मलिच नहीं होता, मलिच होता है, तो मलिच जो कहा गया है इसे, इन्हें मलिच कहने के पीछे कारण था कि ये बड़े आताताई थे, ठीक है। आपको स्टोरी बताइए, ऐसे तो सबके बारे में बड़ी खतरनाक खतरनाक स्टोरीज है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। मिहिरकुल की एक स्टोरी मैं आपको बताऊं, सुनिएगा। मिहिरकुल एक बार क्या हुआ कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो पहाड़ी इलाका है, सिंध के जंगलों वाला उधर वाला, तो वहां पर मिहिरकुल एक दिन आराम कर रहा था, मिहिरकुल आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था। तो अचानक से इसे एक हाथी के चिल्लाने की, चीखने की आवाज आई, मिहिरकुल के दिमाग मतलब कान में एक हाथी के चीखने की आवाज आई, ठीक है ना। तो वो गया तो उसने देखा कि पहाड़ से एक हाथी गिर गया है और जख्मी हो गया है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। और मिहिरकुल को उस हाथी के चिल्लाने की, चीखने की आवाज इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि इसने अपनी सेना में शामिल एक के बाद एक बहुत सारे कुल मिलाकर 100 हाथियों को पहाड़ के नीचे फेंकवा दिया, केवल इसलिए कि एक एक हाथी फेंकते जाओ, ये चिल्लाएंगे, चीखेंगे, मुझे मजा आएगा, फिर फेंको, फिर चिल्लाएंगे, फिर चीखेंगे, फिर मुझे मजा आएगा, ठीक है। तो केवल मजे के लिए अपने इसने 100 हाथी पहाड़ के नीचे फेंकवा दिया, ठीक है, ऐसा बेवकूफ आदमी था, ठीक है ना। चलिए अब क्या ही बताएं। और इनकी हुन आक्रमण की सबसे बड़ी, हुनों की सेना सबसे खतरनाक सेना मानी जाती है प्राचीन इतिहास की। और हुन, देखिए प्राचीन इतिहास में हुन और मध्यकालीन इतिहास में मंगोल बहुत खतरनाक माने जाते हैं, ठीक है। तो हुनों की सेना की सबसे बड़ी ताकत थी इनकी हाथियों वाली सेना, ठीक है, हाथियों वाली सेना, ठीक है ना, हाँ जी भाई, ठीक है। चलिए फिलहाल ये भैया आपका हुन आक्रमण वाला मामला यहाँ पर हो गया है। अब हुन आक्रमण के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं कहां पर? अब सीधे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, ये तो खैर आपको अलग अलग टाइम पे बताई है, ठीक है, गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां अलग अलग टाइम पर, जैसे कि भैया श्रीगुप्त, भाई गुप्त वंश के प्रारंभिक जो शासक हुए श्रीगुप्त और घटोत्कच, इन दोनों ने क्या उपाधियां धारण की थी? महाराज उपाधि कॉमन है, श्रीगुप्त को आदिराज भी कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहते हैं। समुद्रगुप्त की कई सारी उपाधियां हैं जिसमें से एक पराक्रमांक है, बाकी हमने लिखवाई है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और विक्रमांक कहा जाता है। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त को शक्रादित्य या शक्रोपम कहा जाता है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना। हाथी की आवाज सुनने के और तरीका, अब उसको इतना तरीका नहीं पता, राजा था, राजा ने आदेश दे दिया कि हाथी फेंको तो मतलब फेंको, ठीक है, हाँ, वही तो, तभी तो इनको कहा जाता है, इतने अलग ही लेवल के आता था फिलहाल, ठीक है, ठीक है। तो ये बात है गुप्ता रूलर्स, मेजर टाइटल्स ऑफ गुप्ता रूलर्स, ठीक है, ठीक है। तो इसको एज इट इज याद करने की जरूरत है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी करूंगा। जैसे समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? पराक्रमांक, ठीक है, तो पराक्रमांक लिख देते हैं, गलत लिखा हुआ था। अब इसके बाद जरा आ जाते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाइयों पर, ठीक है ना, अजय भैया, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रशासनिक इकाइयों पर, ठीक, अच्छा। अब इसमें आप देखिए कि कैसे समझेंगे इसको, आप ऐसे समझिए कि जैसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, ठीक है। ग्राम से ऊपर क्या था? पेट, ठीक है, ग्राम से ऊपर क्या था? पेट, और पेट से ऊपर क्या था? विषय, विषय से ऊपर क्या था? भुक्ति, ठीक है, और भुक्ति के ऊपर फिर होता था क्या? एक पूरा देश, ठीक है। इसको ऐसे समझिए भाई, ग्राम, ठीक है, जो गांव का समूह होता था उसको क्या कहते थे?
गाँव का जो समूह होता था उसको क्या कहते थे, इसको कहते थे पेट, जो गाँव का समूह था, ठीक है, गाँव का समूह क्या कहलाता था, पेट। और इसी प्रकार से जो पेट का समूह था उसे क्या कहा जाता था, तो पेट का समूह होता था उसे कहते थे विषय। और इसी प्रकार से इसका जो समूह होता था वो क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था भुक्ति। और इसका भी समूह होता था उसको क्या कहा जाता था, उसे कहते थे भैया क्या, देश, ठीक है। ये चीज है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें है क्या, ठीक है, कि भाई देखिए सिंपल सी चीज है, इसमें बहुत ऐसा परेशान होने की बात नहीं है क्या, कि गाँव का समूह क्या कहलाता था, पेट कहलाता था, पेट का समूह विषय और विषय का समूह भुक्ति और भुक्ति का समूह देश। आज भी होता है, आज भी अगर आप गाँव के क्षेत्रों में जाके रहते हैं तो आप देखते हैं कि गाँव होते हैं, कई गाँवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है, उनको मिलाकर ब्लॉक बनता है, मतलब प्रखंड, फिर उनको मिलाकर तहसील बनती है, फिर उनको मिलाकर जिले बनता है, उनको मिलाकर मंडल बनता है, ऐसे, ठीक है ना। हाँ जी, तो वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। अब इसमें है क्या भाई, इसमें भी आप अगर देखें तो और भी चीजें ऐड की गई है कि जैसे ग्राम, जो ग्राम होता था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो ग्राम होते थे मतलब सबके कोई ना कोई प्रशासनिक प्रमुख थे, सबके कोई ना कोई प्रशासनिक प्रमुख थे कि भाई ग्राम का जो प्रमुख था उसे क्या कहा जाता था, ठीक, ग्राम का जो प्रमुख था उसे क्या कहा जाता था, पेट का जो प्रमुख था उसे क्या कहा जाता था, विषय का जो प्रमुख था उसे क्या कहा जाता था, इसी प्रकार से भुक्ति का जो प्रमुख था उसे क्या कहा जाता था, देश का जो प्रमुख था उसे क्या कहा जाता था, समझ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये चीज भी है। अब इसमें क्या, इसमें आप देखेंगे कि जैसे जो ग्राम का प्रमुख है, जो ग्राम का प्रमुख है उसे कहते थे ग्रामपति, क्या कहते थे, ग्रामपति कहते थे, ठीक है, ग्रामपति। तो हर गांव का प्रमुख होता था जो वो हो जाता था ग्रामपति। इसी प्रकार से जो पेट का प्रमुख होता था उसे कहते थे पेटपति, क्या कहते थे, पेटपति नहीं पेटपति, ठीक है ना। हाँ जी, इसी प्रकार से जो विषय का प्रमुख होता था उसे कहते थे विषयपति, क्या कहते थे, विषयपति, ठीक है, विषयपति कहते थे। ऐसे ही जो भुक्ति का प्रमुख होता था उसे कहते थे ऊपरिक, ठीक है, ऊपरिक, ठीक है। और इसी प्रकार से देश का जो प्रमुख होता था तो यह हो जाता था गोरना या गोपत्री, ठीक है ना, गोरना या गोपत्री, ठीक है। हाँ जी, ये चीजें वो चीजें इसमें मेंशन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मरीज उसे कहते हैं जो साफ सफाई ना रखे, जैसे दूसरों की बेहतरी और सारी चीजों से कोई मतलब ना, लेकिन तुम केवल मरीज के पीछे जिस तरह से पड़े हो ऐसा लग रहा है कि आसपास किसी को मरीज कहते हुए सुन लिया क्या। चलिए भैया, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, चलिए। तो देखो यार, ये गुप्ता पीरियड के टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी वो यहाँ पर आपको बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ठीक है। तो एज इट इज आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बता दें कि जैसे एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि मुखिया को क्या कहा जाता था, ठीक है, मुखिया, ठीक है, मुखिया। वैसे तो मुखिया मतलब एक तरह से, ठीक है, अब मुखिया क्या ही है, जैसे आप ये समझिए कि मुखिया का मतलब कहीं पर जैसे यूपी में आप देखेंगे तो कहा जाता है प्रधान, ठीक है ना, हाँ। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो प्रधान कहते हैं, बिहार में आप देखोगे तो मुखिया कहा जाता है, ठीक है, और शायद हरियाणा वगैरह में चौधरी कह लेते हैं और कहीं पर कुछ और भी कह लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज है। और जब आप इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो आप ये देखिए कि जैसे मुखिया क्वेश्चन पेपर में क्या था वो देख लीजिए सीधा, ठीक है। पेपर क्वेश्चन ये बोलते हैं कि भाई उत्तर भारत में, उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया, ठीक है, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में ये क्या कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया में क्या कहा जाता था। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में क्या कहा जाता है, ठीक है, साउथ इंडिया में क्या कहा जाता है। तो आप देखेंगे उत्तर भारत में कहते थे क्या, महत्तर, क्या कहा जाता था, महत्तर कहा जाता था। साउथ इंडिया, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में क्या कहते थे, महत्तर कहते थे, ठीक है, महत्तर। और साउथ इंडिया में क्या कहते थे, पट्टिकल कहते थे, क्या कहते थे, पट्टिकल, ठीक है ना, क्या कहा जाता था, पट्टिकल कहा जाता है, ठीक है, पट्टिकल, ठीक है, क्या कहते थे, पट्टिकल। तो एज इट इज आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, एज इट इज ध्यान देने की, ठीक है। तो ये चीज है। मुखिया, उत्तर भारत में मुखिया को क्या कहते थे, महत्तर, दक्षिण भारत में क्या कहते थे, पट्टिकल, ठीक है ना। अच्छा, उत्तराखंड में भी प्रधान बोलते हैं, अच्छी बात है, तो प्रधान बन जाओ, ठीक है, पहले पढ़ाई उसके बाद प्रधानी, ठीक है। चलिए, तो ये फिलहाल याद करने की जरूरत तो है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आपके भी, ठीक है, चेहरे खिल जाते हैं अगर आप पढ़े होते हैं, नहीं तो फिर तो चेहरे बिगड़ जाते हैं, है, ठीक है भैया। चलिए, तो ये होगी बात। अब इसी प्रकार से थोड़ा ये भी दे रखा है, हालांकि इसमें से अगर देखा जाए तो केवल एक है जो अभी तक पेपर में पूछा गया है और वो है अग्रहारिक, कि अग्रहारिक किसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, बंगाल में भी प्रधान कहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप क्या कहते हैं मालूम है, ठीक है, कमेंट आ रहा है, चलिए, है ना, ठीक। तो बिल्कुल ध्यान देंगे, अभी तक देखिएगा विभाग का जो प्रधान था, ठीक है, पंजाब में सरपंच, अच्छा ठीक है। तो भैया अग्रहारी कौन था, हेड ऑफ चैरिटी डिपार्टमेंट। एक्चुअली में अग्रहार शब्द हमने आपको पहले भी बताया है, अग्रहार अगर आपको याद होगा कि ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता है, ठीक है ना, हाँ जी, ठीक है। तो भैया बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, अग्रहार किसी प्रदेश में भी सरपंच कहते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, हाँ, में दी गई कर मुक्त भूमि, ठीक है, ब्राह्मणों को, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ब्राह्मणों को दान में दी गई, दान में दी गई, ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि, ठीक है, ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि, ठीक है। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि टैक्स फ्री लैंड डोनेटेड टू एज इट इज, ठीक है। चलिए, तो ध्यान देंगे, ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि, ठीक है ना। अच्छा, जयपुर में पंच कहते हैं, तो राजस्थान में कहते हो या अकेले जयपुर में कहते हैं, देखो भैया। तो इसमें देखिए, इसमें दो चीजें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। क्या, एक तो भैया उत्तर, यहाँ पर उत्तर भारत में और दूसरा दक्षिण भारत में कह लीजिए, ठीक है, या उत्तर भारत में कि क्या कहा जाता था, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, चोल काल में, ठीक है, यहाँ पर क्या कि चोल काल का है या फिर दक्षिण भारत का है, ठीक है, कि क्या कहा जाता है, ठीक है। पीरियड में, गुप्ता पीरियड में क्या कहा जाता था, पूछा गया क्वेश्चन, अग्रहार, क्या कहते थे, अग्रहार कहा जाता, ठीक है, अग्रहार, ये पूछा गया प्रश्न है, अग्रहार। और दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था, ठीक है ना, अरे दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था, दक्षिण भारत में कहा जाता था ब्रह्मदेव, क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव कहा जाता था, ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव, ठीक है। तो ये भी एज इट इज याद करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये याद कर लीजिएगा भैया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद एक अंतिम चीज है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बता देते हैं, 10 मिनट का समय है अभी, ठीक है, हाँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, वो तो हमने बताया था कि अगर हम भूमि दान की बात करते हैं, भूमि दान की बात करते हैं, मतलब लैंड डोनेशन की बात करते हैं, तो हमने बताया था कि सातवाहनों के द्वारा भूमि दान की प्रथा को शुरू किया गया। तो
भूमि दान की जो प्रथा है वो सातवाहनों ने स्टार्ट करी थी और इसे आगे विस्तार किया था, आगे बढ़ाया था गुप्तों ने। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अच्छा देखिए जाए। अब इतने भी हम बेवकूफ नहीं है कि भाई साहब कह रहे हैं झारखंड में हीरो भाई कहते हैं। इतना पागल थोड़ा ना कि किसी राज्य में प्रधान को हीरो भाई कहा जाएगा यार। गजब के बेटा पढ़ लो इधर उधर के कमेंट बाजी छोड़ के, बाकी अच्छी बात है। हाँ तभी ठीक है। ठीक है ना, चलिए गुप्त काल में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे भाई हिंदू धर्म के कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है। जैसे मंदिर निर्माण कला का विकास। ठीक है ना, मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण कला का विकास। ठीक है, मंदिर निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ। ठीक है, और मंदिर निर्माण कला में कौन सी? पंचायतन शैली का विकास हुआ। ठीक है, पंचायतन शैली का विकास। ठीक है, पंचायतन शैली का विकास हुआ। पंचायतन शैली का विकास हुआ। ठीक है, और आप देखेंगे कि भाई सबसे प्रसिद्ध मंदिर, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर इस टाइम का कौन था? और एक क्वेश्चन आता है कि ईंटों का बना सबसे पुराना मंदिर। 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 तो ईंटों के बने सबसे पुराना मंदिर को है ना क्या कहा जाता था? कहाँ पर बना था? ईंटों का बना सबसे पुराना मंदिर। ठीक है, ईंटों का बना सबसे पुराना मंदिर। बाकी आप ये भी समझिए कि पुराणों का वर्तमान स्वरूप में संकलन। पुराणों का, ठीक है, वर्तमान स्वरूप में संकलन। वर्तमान स्वरूप में संकलन। वर्तमान स्वरूप में संकलन। पुराणों का वर्तमान स्वरूप में संकलन। ठीक है, पुराणों का वर्तमान स्वरूप में संकलन। अर्धनारीश्वर की अवधारणा। ठीक है, अर्धनारीश्वर की अवधारणा। अर्धनारीश्वर तो आप जानते हैं किसे कहते हैं? अर्धनारीश्वर की अवधारणा। अर्धनारीश्वर की अवधारणा इसी काल की देन है। ठीक है, अर्धनारीश्वर की अवधारणा इसी काल की देन है। ठीक है, बाकी एक और अवधारणा है जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो है त्रिदेव की अवधारणा। त्रिदेव की जो अवधारणा है वो भी इसी काल की देन है। त्रिदेव की अवधारणा। ठीक है, त्रिदेव की अवधारणा। ठीक है ना, हाँ जी, तो देख लिया जाए। तो सबसे पहले मंदिर निर्माण कला का विकास, मतलब कह सकते हैं कि डेवलपमेंट। ठीक है, पंचायतन आर्ट जो है क्या है? ये मंदिर बनाने का तरीका है। पंचायतन आर्ट क्या है? मंदिर बनाने का तरीका है। और पंचायतन आर्ट में ये होता है कि एक मुख्य मंदिर होता है जो बीच में होता है और इसके चारों तरफ चार छोटे छोटे मंदिर होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से सबसे प्रसिद्ध मंदिर क्या है? मोस्ट फेमस, मोस्ट फेमस टेंपल ऑफ गुप्ता पीरियड। ठीक है, दशावतार मंदिर। और दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो दशावतार मंदिर की अगर हम बात करें, ठीक है, दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भैया स्थित है ललित, देवगढ़ ललितपुर। कहाँ पर स्थित है? देवगढ़ ललितपुर। ठीक है, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल याद रखेंगे देवगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाँ जी, देवगढ़ उत्तर प्रदेश। ईंटों का बना सबसे पुराना मंदिर। ठीक है ना, हाँ जी, मतलब ओल्डेस्ट। ठीक है, कहाँ पर? भीतरगांव नाम की जगह है। कहाँ पर? भीतरगांव। ठीक है, भीतरगांव। ठीक है, भीतरगांव कहाँ पर स्थित है? भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, पुराणों का वर्तमान स्वरूप में संकलन, मतलब कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ, बिल्कुल आप देखेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सामूहिक रूप से मतलब है ना, सम्मिलित रूप से त्रिदेव कहते हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर की अवधारणा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ अर्धनारीश्वर। ठीक है, क्या भैया? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, कंसेप्ट ऑफ अर्धनारीश्वर। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर का मतलब हो गया कि भाई अर्धनारीश्वर सबसे पहले दिखाया गया भगवान शिव, है ना, भगवान शिव और मां पार्वती। ठीक है ना, हाँ जी भैया। अच्छा भैया हर्ष। ठीक है, तो ये चीज भी है। तो गुप्त काल से संबंधित ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको बताई है। ठीक है, हाँ जी भैया, कंप्लीट हो गया ये। अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, मुद्राएं। मुद्राएं अच्छा बता चुके हैं ना, चलिए नहीं बताएं तो बता देते हैं। कॉइंस मतलब करेंसी। करेंसी की अगर बात करते हैं, मुद्राएं करेंसी की बात करें तो ये इसमें क्या है कि एक तो करेंसी को कहा गया है दिनार। क्या कहा गया है? दिनार। ठीक है, दिनार एक करेंसी थी और दूसरा क्या था भैया? रूपक। रूपक या रुपये का नाम की करेंसी थी। रूपक या रुपये का नाम की करेंसी चलती थी। ठीक है, रूपक या रुपये का जो भी कह लीजिए चलेगा दोनों ही। ठीक है, अब इसमें दिनार की बात करें तो ये गोल्ड मेड था। ठीक है, ये गोल्ड मेड कॉइन था। गोल्ड मेड। ठीक है, गोल्ड मेड। और ये क्या था? सिल्वर मेड कॉइंस। सिल्वर मेड कॉइंस। ठीक है, सिल्वर मेड कॉइंस। अब एक चीज है कि गुप्तों के पतन का कारण, गुप्तों के पतन का कारण क्या था? गुप्तों के पतन का कारण, गुप्तों के पतन का कारण। ठीक है, मतलब कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे इसमें आप देखिए गुप्तों के पतन का कारण में रीजन बिहाइंड, रीजन। ठीक है, रीजन बिहाइंड कारण है। ठीक है, तो हुनों का आक्रमण। क्या भैया? हुनों का आक्रमण। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, क्या भैया? पहला तो एक यही लिख सकते हैं, हुनों का आक्रमण। हुनों का आक्रमण, एक तो ये कारण हो गया, हुनों का आक्रमण। ठीक है, हुनों का आक्रमण। दूसरा क्या हो गया? सामंतवाद का विकास। सामंतवाद का विकास। सामंतवाद का विकास। सामंतवाद में मतलब सामंती राजा राजा जो थे उनकी बात हो रही है। ठीक है ना, हाँ जी, तो और बाकी कमजोर उत्तराधिकारी, आगे चलकर जो उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर हुए। कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी। ठीक है, तो भैया हुनों का आक्रमण मतलब हुन्स इन्वेजन, हुन्स इन्वेजन। ठीक है, सामंतवाद का विकास तो भैया डेवलपमेंट ऑफ सामंतवाद। सामंतवाद, सामंतवाद आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है, तो सामंतवाद में बता दूं कि जैसे आप ऐसे समझिए, सामंतवाद का मतलब क्षेत्रीय राजा, है ना, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर जो शासक होते हैं। जैसे इतना बड़ा गुप्त एम्पायर था तो अलग अलग एरिया के अलग अलग क्षेत्र। ठीक है ना, अरे भैया बहुत अच्छे, वेरी गुड, शानदार। ठीक है, हमने कहा कि जैसे इतना बड़ा गुप्त एम्पायर था तो अलग अलग एरिया के छोटे छोटे जो शासक थे, ठीक है, जो छोटे छोटे शासक शासन प्रशासन के लिए अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे वो अपने आप को शासक समझने लगे। ठीक है, तो उन्होंने ग्रुप बनाकर विद्रोह कर दिया। ठीक है ना, हाँ जी, कमजोर उत्तराधिकारी। ठीक है, मतलब वीक सक्सेसर। ठीक है ना, वीक सक्सेसर, जो सक्सेसर हुए, जो इसके सक्सेसर हुए वो काफी कमजोर थे, काफी वीक थे। ठीक है ना, अच्छा, एक एरण अभिलेख है वो भी छूट रहा है, वो किससे रिलेटेड है? सती प्रथा से रिलेटेड है। ठीक है, तो भैया एरण अभिलेख। ठीक है, एरण अभिलेख। ठीक है, ये भी पूरा कर देते हैं यहाँ पर, एरण अभिलेख। ठीक है, एरण अभिलेख की अगर बात करें तो एरण इंस्क्रिप्शन थोड़ा सा बताया था जब हमने पहली क्लास बताई थी तो उसमें थोड़ा सा हिंट किया था इसके बारे में। एरण इंस्क्रिप्शन, एरण इंस्क्रिप्शन में क्या याद करना है? एरण इंस्क्रिप्शन में ये याद करिए कि भैया इसमें क्या मिलता है? सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण। सती प्रथा, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण। ठीक है, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण। ठीक है, हाँ जी, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल, फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल, फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल
एविडेंस एविडेंस ऑफ सती सिस्टम या सती ट्रेडिशन। ठीक है, दरअसल में ये किसके टाइम का है? भानुगुप्त के टाइम का है। ठीक है, अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त के समय की बात है। भानुगुप्त के समय का है ये। ठीक है, समय का है, भानुगुप्त के समय का इसे माना जाता है। ठीक है, 510 ईस्वी का, 510 ईस्वी का। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, अच्छा एंजॉय करने आते हो क्लास में? एंजॉय करने का मन है? चलिए भैया, एक लोगों का एंजॉय करने का मन है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी टेंशन मत लीजिए, लुंगी मंगवाइए, आते ही पहन के लुंगी डांस शुरू करो। मजे तो सिलेक्शन के बाद है असली। ठीक है, क्या बेटा, चलो ध्यान दो। तो हमने कहा एरन अभिलेख। ठीक है, तो एरन अभिलेख की हम बात कर रहे हैं। तो एक अभिलेख है जो एरन नाम की जगह पर है। ठीक है, एक अभिलेख है जो एरन नाम की जगह पर है, और ये जो एरन अभिलेख है ये भानुगुप्त के समय का है। इस एरन अभिलेख में ये बताया गया है कि जब हूणों का आक्रमण हुआ, जब हूणों का आक्रमण हुआ तो भानुगुप्त के समय का, भानुगुप्त का एक मित्र था जिसका नाम गोपराज बताया जाता है, वो हूणों के खिलाफ, ठीक है, युद्ध में मारा गया। तो जब हूणों के आक्रमण के दौरान वो मारा गया गोपराज, तो उसकी पत्नी उसकी चिता के साथ सती हो गई, और इस प्रकार इस बात को इस अभिलेख में लिखवा दिया गया ताकि ये जो है इतिहास में अमर हो जाए। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है, ये चीज है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी अगर आप देखेंगे भैया, ठीक है, तो ये कहां पर है? तो एक सागर नाम का जिला है। ठीक है, सागर नाम का जिला है कहां पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सागर नाम का जिला है, ये वहीं पर स्थित है। सागर नाम का जिला है कहां पर? मध्य प्रदेश में, ये वहीं पर स्थित है। ठीक है ना, एज इट इज। बाकी सती प्रथा क्या होता है? तो भाई सिंपल सी चीज है कि हस्बैंड की डेथ के बाद जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसी की चिता पर, ठीक है, पत्नियां जलकर मर जाती थी, तो इसको सती प्रथा कहा गया। और इसका जो पहला साहित्यिक प्रमाण मिलता है, ठीक है, इसका जो पहला साहित्यिक प्रमाण है, ठीक है, पहला साहित्यिक प्रमाण, पहला साहित्यिक प्रमाण मतलब यूं समझ लीजिए कि पहली बुक जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो पहली बुक कौन सी है जिसमें इसका उल्लेख है? बताइए, महाभारत। महाभारत में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है जब पांडु की पत्नी माद्री सती हुई। ठीक है, पांडवों के पिता थे ना पांडु, तो जैसे जो कुंती थी, ठीक है, कुंती किसकी पत्नी थी? पांडु की दो पत्नियां थी, एक कुंती और एक माद्री। तो पांडु की मृत्यु के बाद माद्री जो है सती हुई थी, तो उसकी जानकारी भी मिलती है। ठीक है ना, हाँ, ठीक है, ठीक है ना, अच्छी बात है, मेरे को दोहराया था तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल याद करना, क्या दिक्कत है? ठीक है, काहे नहीं हारेगा बिल्कुल। ठीक है, तो एज इट इज आपको याद करना है, और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपने पूरे चैप्टर को, पूरे गुप्त एम्पायर की इस पढ़ाई को एंजॉय किया होगा बढ़िया तरीके से। बाकी यह है कि अब एक बात और बता दूं कि जो गुप्त काल की किताबें हैं कि कालिदास ने कौन सी किताब लिखी, ठीक है, तो आप जानते हैं कुमार संभवम, मेघदूतम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ये जो किताब है। इसी प्रकार से पंचतंत्र लिखी विष्णु शर्मा ने, इसी प्रकार से हितोपदेश की कहानियां लिखी भाई नारायण पंडित ने, ठीक है, इसी प्रकार से शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी, ठीक है, कई सारी किताबें हैं। तो ये किताबें जो है ना गुप्त काल में जो लिखी गई किताबों वाला पूरा पार्ट जो है कहां पढ़ते हैं? स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं। तो स्टैटिक जीके जो पढ़ाया जाएगा तो वहां पर बुक्स एंड आंसर्स पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको ये किताबें भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, हाँ, बाकी सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में हुआ, जब भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक